वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके लीगल प्रोविजंस और उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जितनी भी वायलेंस हुई है, ब्रूटैलिटी हुई है, उसके बारे में जानेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इसके बारे में कहाँ से क्या पावर्स देता है, किस तरह हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो हम जानते हैं। पहले शुरुआत करेंगे हम प्रीएम्बल से। देखिए हमारी प्रीएम्बल कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमने एक वर्ड सॉवरेन, दूसरा सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, हर वर्ड का अलग मीन है। सॉवरेन को हम संप्रभु कहते हैं, द हाईएस्ट साइनिंग अथॉरिटी जो है, जिसके साइन के बाद कोई बिल क्या बनेगा, एक्ट बनेगा, वो हमारी खुद की ही है। सोशलिस्ट के बारे में बात करें तो हम समाजवादी हैं, हम क्या हैं, समाजवादी। फिर बात करें तो सेकुलरिज्म, हम क्या हैं भाई, पंथ निरपेक्ष हैं, सभी धर्मों को क्या करते हैं, बराबर वैल्यू देते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब है हम क्या हैं, लोकतांत्रिक। और रिपब्लिकनिज्म का मतलब है, रिपब्लिक का मतलब है क्या है, गणराज्य है। याद रखिएगा हम कह रहे हैं रिपब्लिक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं और हमारे प्रीएम्बल में। देखिए किस बारे में हमारी प्रीएम्बल बात करती है, जस्टिस। किस तरह का जस्टिस, तीन तरह का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। फिर लिबर्टी के बारे में बात करती है, कैसी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसकी क्या है, आपको आज़ादी है। फिर इक्वालिटी के बारे में बात करें, समानता के बारे में बात करती है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की समानता है, कि अगर आप किसी पब्लिक प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी इक्वल है। चलिए आगे बात करते हैं। और यही साथ कहता है टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और इस चीज़ को क्या करना है, हमें प्रमोट भी करना है। सिर्फ स्वतंत्रता या समानता होने से मतलब नहीं है, उसको हमें क्या करना है, आगे उसे प्रमोट भी करना है। फिर बात करता है फ्रेटर्निटी की, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। यहीं से हम उस प्रोटेस्ट से इस चीज़ को लिंक भी कर पाएंगे। जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है डिग्निटी, इसको याद रख के चलना। डिग्निटी हमारे एक आर्टिकल 21 में भी काम आएगा, राइट टू लाइफ में, ठीक है। तो आपकी बंधुत्व क्या बनाए रखेगा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्लियर है। ये तो हमने बात किस बारे में कर ली कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो क्या कहता है। अभी प्रोटेस्ट से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं। आर्टिकल 19 ए कहता है गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसी के रिगार्डिंग हम क्या हुए, असेंबल हुए एक जगह पर, और उस असेंबल होने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो आर्टिकल 19(1)(2). आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी, गारंटी द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आर्म्स नहीं होने चाहिए और पीसफुल क्या होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए। सर्विंग एज ए प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ होल्डिंग रैलीज, सिट-इन्स एंड पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस। क्लियर है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, गैदर हो सकते हैं एक जगह, और हम क्या रख सकते हैं, गैदर होकर हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गिविंग सिटीजन द राइट टू एक्सप्रेस डिसेंट, कि वो किसी बिल या फिर किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिसेंट करते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। डिबेट पब्लिक पॉलिसीज़ पे डिबेट कर सकते हैं। वॉइस ओपिनियन, जो हमारी आवाज़ है किसी भी बिल या किसी भी पॉलिसी के लिए, वो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। फिर इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो आर्टिकल बात करता है, बोलता है 19(1) और 19(3), वो कहता है स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्या लगा सकती है, स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर आप पब्लिक ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं पब्लिक ऑर्डर के साथ, सॉवरेनिटी अगर आप ब्रीच कर रहे हैं, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और सॉवरेनिटी आप ब्रीच कर रहे हैं तो भी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप थ्रेट हैं तो भी, वो क्या रख सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और डिसेंसी और मॉरलिटी को भी आप अगर इफेक्ट कर रहे हैं तो भी, तो आप क्या इफेक्ट, पहला पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिसेंसी एंड मॉरलिटी। जुडिशियल डायमेंशन के बारे में देख लेते हैं। रामलीला मैदान केस 2012, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट अफर्म दैट पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो है, इज़ ए फंडामेंटल राइट दैट कैन नॉट बी आर्बिट्रेरली कर्टेल्ड बाई एग्जीक्यूटिव एक्शन। याद रखना, यहाँ एग्जीक्यूटिव एक्शन IPS वगैरह, IAS वगैरह जो होते हैं, उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, NOC लेनी पड़ती है कि भाई हम प्रोटेस्ट करना जा रहे हैं, तो वो क्या है, एग्जीक्यूटिव हैं। अब सोच के देखिए, एग्जीक्यूटिव ही आपको परमिशन देगा प्रोटेस्ट के लिए।
कॉन्ट्राडिक्शन है कहीं ना कहीं। फिर दूसरा केस है शाहीन बाग केस 2020 का। एपेक्स कोर्ट क्लैरिफाइड दैट वाइल द राइट टू प्रोटेस्ट इज फंडामेंटल बट पब्लिक रोड एंड कॉमन ट्रांजिट स्पेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इंडिफिनेटली। आप इंडेफिनेटली क्या नहीं कर सकते, उसे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। स्ट्राइकिंग ए बैलेंस, क्या रखना चाहिए बैलेंस किसके बीच, बिटवीन प्रोटेस्ट राइट एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द कम्यूटर्स। मूवमेंट का भी क्या करना पड़ेगा आपको, पब्लिक मूवमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बात करें तो जिस बारे में मैं आपसे कह रहा था, देखिए आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ जो है हमारा, वो राइट टू लाइफ ऐसे नहीं है कि मान लेते हैं आपके पास लाइफ में लाइवलीहुड भी नहीं है, अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, ठीक है, आपके पास एजुकेशन के लिए भी कुछ जो है सुविधाएं नहीं है, आप रह रहे हैं लेकिन आपके पास हाउस भी नहीं है। तो इस लाइफ में क्या होनी चाहिए भाई, डिग्निटी भी होनी चाहिए। तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। इसीलिए हमने कहा कि हम इस एजुकेशन से ही आगे क्या कर पाएंगे, हम हमारे लिए अर्न कर पाएंगे। तो हमने कहा आर्टिकल 21 के साथ ही हमने एक फंडामेंटल राइट और जोड़ दिया, 21A राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन कहाँ तक के लिए, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए कैसी होगी, फ्री होगी, याद रखिएगा। और एजुकेशन कैसी मिलनी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी एजुकेशन से हम कहाँ पहुँचेंगे, अर्निंग तक पहुँचेंगे। क्लियर है बात। चलिए अब हम इस प्रोटेस्ट के लॉज के बारे में जान लेते हैं। प्रैक्टिकल मैकेनिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट इन इंडिया किससे रेगुलेट होते हैं भाई, पुलिस परमिशन चाहिए पहली बात तो हमें, बिकॉज पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस आर स्टेट सब्जेक्ट। याद रखना किस लिस्ट में रखा गया है इन्हें, स्टेट लिस्ट में रखा गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लोकल पुलिस एक्ट जैसे कि दिल्ली पुलिस एक्ट मैंडेट दैट ऑर्गेनाइजर्स ऑब्टेन ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कहाँ से लें वो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से। स्पेसिफाइंग एग्जैक्ट टाइम बताएं, रूट बताएं, वेन्यू बताएं, पहले कहाँ रखेंगे, ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी आपको, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखना पड़ेगा। फिर अनलॉफुल असेंबली प्रोविजंस बताना पड़ेगा आपको। प्रोसीजर लॉ एम्पावर लॉ एनफोर्समेंट टू डिक्लेयर एन असेंबली ऑफ 5, क्या 5 मतलब 5 लोगों से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं हो, उसके भी कुछ प्रोविजंस हैं। फिर मोर persons unlawful if it common objective is to resist legal processes, commit trespasses and exert criminal force। आप क्या कर सकते हैं, 5 लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की परमिशन पे भी रोक लगा सकते हैं कि भाई हमें लगता है कि ये लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट को वॉयलेट कर सकते हैं या फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी कर सकते हैं। क्लियर है बात। आगे चलें, मेजर लेजिस्लेटिव शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। क्या चेंजेस हुए हैं ओवर द ईयर इस चीज़ में। जैसा कि हम जानते हैं आईपीसी सीपीसी उसको हमने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदला है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी के कुछ जो प्रोविजन हैं उनको हमने बीएनएसएस में क्या किया, कन्वर्ट किया। उससे रिलेटेड क्या कोड हैं देखिए। पहला है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, बीएनएस सेक्शन 163 जो है वो किस बारे में बात कर रहा है, पहले से हम 144 जानते थे जब सीआरपीसी था। तो क्या कहता है, इट एम्पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू इशू अर्जेंट ऑर्डर्स, किस चीज़ के, प्रोहिबिटिंग गैदरिंग्स ऑफ 5। अभी हमने यहाँ देखा था ना असेंबली ऑफ 5, उस 5 लोगों एक साथ इकट्ठे नहीं हो उसके लिए ऑर्डर भी जारी कौन कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जारी कर सकते हैं। और मोर इंडिविजुअल 5 या 5 से ज़्यादा। इम्पोजिंग कर्फ्यू इम्पोज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं मूवमेंट को। डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, अगर लगता है कि इस प्रोटेस्ट से या फिर इस प्रोटेस्ट के इन्वॉल्व होने से क्या हो जाएगी, ह्यूमन लाइफ डेंजर में चली जाएगी और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, हम इस जो प्रोटेस्ट है उसके लिए क्या नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे। फिर बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन मैकेनिज्म की। प्रोवाइड एक्सप्लिसिट लीगल बैकिंग फॉर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, किसके लिए पावर दी गई है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को, टू डिटेन इंडिविजुअल्स को क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, वो भी कैसे, प्रोएक्टिवली, कि उन्हें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो इफ़ देयर इज़ ए रीजनेबल सस्पिशन ऑफ इंटेंट टू कमिट ऑफेंस, लग रहा है कि ऑफेंस करने वाले हैं ये लोग, तो उन्हें क्या कर सकते हैं, प्रोएक्टिवली डिटेन कर सकते हैं। दैट कुड एंडेंजर पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर, इस बिहाफ पर। क्लियर है। आगे बात करते हैं।
स्ट्रक्चरल फ्लॉज और सिस्टमेटिक चैलेंज क्या है भाई प्रोटेस्ट में? अगर कोई चीज़ सही हो रही है और फिर भी अगर उसे रोक दिया गया तो फिर उसमें क्या फ्लॉज हैं? देखिए, वेक थ्रेशोल्ड फॉर प्रोबिटरी ऑर्डर्स, BNS 163 का जो है उसी के बारे में बात हो रही है। सेक्शन 163 जो पहले क्या था, CRPC का 144 था, अलाउज अथॉरिटीज़ टू इम्पोज ब्लैंकेट बैन बेस्ड ऑन ब्रॉड टर्म लाइक लाइकलीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस, की अगर उन्हें लग रहा है कि डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब इस चीज़ में क्या नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। क्या नहीं है भाई? सर्टेनिटी नहीं है। दूसरा, अनोयंस हो सकता है। डेस्पाइट सुप्रीम कोर्ट वार्निंग्स अगेंस्ट रूटीन यूज, इट इज़ फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड एज प्रिमिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मजल। हम जानते हैं कि जब भी लगता है कि भाई हाँ खतरा हो सकता है या फिर हमें कोई भी प्रोटेस्ट जो एक आगे बढ़कर एक चेंज कर सकता है कोई मेजर, तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं, 144 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर जो नेटवर्क्स होते हैं उनको रोक देते हैं, नेट को, इंटरनेट कनेक्शंस को। पहला क्या हो गया, ये चैलेंज हो गया। दूसरा, पुलिस एज रेगुलेटरी गेटकीपर्स। पुलिस इसमें कैसे वर्क कर रही है भाई? रेगुलेटरी गेटकीपर्स की तरह क्या कर रही है, वर्क कर रही है। कि मैंडेटरी NOC रिक्वायरमेंट टर्म्स फंडामेंटल राइट्स। मान लीजिए आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही लेना है और आप प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हो, तो फिर क्या आपको इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ मिल पाएंगी कि आपको परमिशन मिल पाए? वही कह रहा है ये कि टर्न ए फंडामेंटल राइट इनटू ए कंडीशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। अब ये किसका प्रिविलेज हो गया है? एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिविलेज हो गया कि वो आपको चाहे तो दे सकती है वरना नहीं दे सकती। परमिशंस आर ऑफन डिलेड, रिजेक्टेड ऑन एम्बिगियस ग्राउंड्स और रिस्ट्रिक्टेड टू रिमोट डेजिग्नेटेड एरियाज अवे फ्रॉम पब्लिक विजिबिलिटी। वो क्या करेंगे, वो आपको कह देंगे कि भाई आप यहाँ प्रोटेस्ट मत करो, किसी XYZ कोने में जाके क्या कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, ताकि आपको क्या दिखाई नहीं दे वो लोग कि प्रोटेस्ट चल रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ओवर यूज़ ऑफ हाई थ्रेशोल्ड लॉ चिलिंग इफेक्ट है। कैसे है? प्रोटेस्टर एंड वोकल लीडर्स आर इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। लोगों को मोस्टली कहाँ डाल दिया जाता है? डिटेंशन में डाल दिया जाता है। और सीवियर एंटी टेरर लॉज, उन पे क्या लगा दिया जाएगा? टाडा लगा दिया जाएगा, NSA लगा दिया जाएगा। ये सारे लॉज क्या कर दिए जाते हैं? उन पे थोप दिए जाते हैं। दिस क्रिएट्स ए सीवियर चिलिंग इफेक्ट दैट डिटर ऑर्डिनरी सिटीजन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या होगा? आपको डर लगेगा कोई हम पे नासा लग गया, NSA लग गया, हम पे टाडा लग गया है, तो क्या होगा, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में अवेयर होकर भी आगे प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टी रिकवरी एंड इंटरनेट शटडाउन। क्या किया जाएगा? इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाएगा। मैं आपको अभी ऊपर बता रहा था, स्टेट लेवल लेजिस्लेशन अलाउइंग प्रॉपर्टी कॉन्फिगेशन विदाउट प्रीरियर जुडिशियल डिटर्मिनेशन। प्रीरियर जुडिशियल डिटर्मिनेशन मतलब जुडिशियल डिटर्मिनेशन उनको नहीं मिला है, इसलिए वो ऐसा कर देते हैं कि भाई उनको ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होगा? ऑफ इंडिविजुअल गिल्ट कंबाइंड विद फ्रीक्वेंट टेलीकॉम सस्पेंशन। क्या कर दिया जाएगा? टेलीकॉम कनेक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। बाईपास ड्यू प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ और प्रोसेस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको भी क्या कर दिया जाएगा? बाईपास कर दिया जाएगा। एंड सीवियरली रिस्ट्रिक्ट पीसफुल कोऑर्डिनेशन। और क्या नहीं होगा? पीसफुल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उन पे क्या कर दिया जाएगा? मारपीट या फिर ब्रूटलिटी कर दी जाएगी। और फ्लॉज की अगर बात करें तो डिस्क्रिशनरी पावर अंडर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। अभी हम बात करें, पता नहीं लगता कि किस रीज़न से हमें परमिशन नहीं मिली है, ठीक है, परमिशन का सस्पेंशन हमें पता नहीं लगता कि भाई हमें क्यों परमिशन नहीं मिल रही है। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन प्रोवाइड मीटिंग बेस्ड ऑन परसीव्ड रिस्क रेदर देन ऑब्जेक्टिव एविडेंस। क्या होना चाहिए? जबकि अगर वो मना कर रहे हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए भाई? इस चीज़ का एविडेंस भी होना चाहिए कि हम इसलिए नहीं दे रहे हैं इनको प्रोटेस्ट की परमिशन। फिर ये क्या करे? आर्बिट्री हो गया है, मतलब उनकी मनमानी हो गई है ये। क्लियर है? कॉन्वर्सेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनटू परमिशंस। जबकि आपको पीसफुल प्रोटेस्ट 19(1)(b) में दिया गया है कि आप गैदर हो सकते हो, ठीक है, पर परमिशन लेने से वो क्या हो गया है? इस आर्बिट्री में चला गया है कि वो देना चाहें तो दे सकते हैं वरना नहीं दे सकते हैं। तो जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर क्या हो गया? प्रिविलेज हो गया किसका? पुलिस का। दूसरा, इससे क्या हो रहा है? ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है क्या? डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी क्या हो रही है? कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। फिर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट रिकवरी स्कीम, यूनिलेटरल स्टेट मेजर टू सीज प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स टू कवर पब्लिक डैमेजेस, ऑफन लैक एडवोकेट
एविडेंटरी स्टैंडर्ड्स एंड जुडिशियल ओवरसाइट, जिससे क्या होगा, जुडिशरी की उस पर निगाह नहीं जाएगी। ठीक है। फिर बात करते हैं डिजिटल एंड फिजिकल आइसोलेशन, ब्लैंकेट शेडोनेस, लोकल कम्युनिकेशन अंडर द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, डिसरप्ट पब्लिक सेफ्टी। अब सोच के देखो, अगर टेलीकॉम सर्विसेज नहीं है तो फिर लोगों की कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और उस कनेक्टिविटी से अगर आप किसी की हेल्प भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। एंड लेजिटिमेट असेंबली विदाउट मीटिंग प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, कि कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए कि हमें लगता है कि भाई ये हमसे क्या हो रही है, गलती हो रही है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ आगे जाके डिसरप्ट करेंगी पब्लिक ऑर्डर को, तो उसके लिए कितना प्रोपोर्शन हमें लगता है कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, एजुकेशन की वजह से कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट है कि भाई 6 to 14 ईयर के बच्चों को जब एजुकेशन देने का वादा किया हुआ है आर्टिकल 21A में, तो अब यही एजुकेशन तो उनके लिए क्या बन रहा है, बेस बन रहा है ना। ये एजुकेशन उनके लिए क्या बन रहा है, बेस का काम कर रहा है। उससे उन्हें क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, और उनकी जॉब मिलेगी तो उनको क्या मिलेगा, लाइवलीहुड उनका बेटर हो पाएगा। क्या हो पाएगा, उनका लाइवलीहुड बेटर हो पाएगा, तो अर्न कर पाएंगे। वो वही तो कह रहे हैं कि भाई हमें अर्न करने के लिए अच्छी एजुकेशन मिलनी है, और आज हमें एजुकेशन मिली, हमने प्रिपरेशन करी, उसके बाद भी हमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, लीकेजेस हैं, क्योंकि जब पेपर दे रहे हो तब तो पेपर सील्ड आ रहा है, फिर पेपर पहले से ही आउट कैसे हो गया है। तो वही चीज़ को लेकर वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, और उन पर क्या कर गई, ब्रूटैलिटी कर दी गई है। तो आपको समझ में आया होगा कि कहाँ फंडामेंटल राइट्स और राइट्स हमारे वेरी कर रहे हैं, किस अधिकार से हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमें क्या चाहिए, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न उसमें देखने को मिलता है, क्या हमारा CRPC या BNSS कहता है। क्लियर है आप लोगों के लिए चीज़ें। थैंक यू सो मच।